हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोनीकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यास्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी मकरंद का 6th चैप्टर सौर्य गाथा। सौर्य गाथा एक कविता है, एक वीर रस की कविता है और इस कविता के जो कवि है वो है महाकवि भूषण, जो वीर रस के कवि माने जाते हैं। सौर्य गाथा जो कविता है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है शिवा शौर्य, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध पराक्रम के बारे में बताया गया है, जो कि शिवा बावनी उनकी जो रचना है महाकवि भूषण का, उसका एक छोटा सा भाग है शिवा शौर्य। और दूसरा इसका जो पाठ है वो है छत्रसाल शौर्य, जो कि छत्रसाल दशक, जो कि महाकवि भूषण की एक रचना है छत्रसाल दशक, उसका एक छोटा सा पाठ है छत्रसाल शौर्य के बारे में इसमें बताया गया है सौर्य गाथा कविता में। स्टूडेंट्स, 5-6 सौर्य गाथा जिसके कवि है महाकवि भूषण, ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर 6 से 7 अंक के लिए हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिनमें महाकवि भूषण का जीवन परिचय हो या फिर इनके कविताओं के संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित विशेष लिखने के लिए आता हो, या फिर इनके प्रश्न उत्तर सही विकल्प चुनिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। महाकवि भूषण का जीवन परिचय एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। महाकवि भूषण का जो जन्म है सन 1613 ईस्वी में तिकोवापुर गांव, कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इनके पिता का जो नाम था वो था पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिताजी का जो नाम था वो था पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। महाकवि जो भूषण है ये मध्यकाल के रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। ये मध्यकाल के रीतिकालीन कवि थे जिन्होंने वीर रस को अपनाया है। अधिकतर आप अगर देखेंगे तो मध्यकाल का जो रीतिकालीन जो भाग है, जो समय है, रीतिकाल का जो समय है, उसमें अधिकतर श्रृंगार रस की रचनाएं होती रही है, परंतु ये एकमात्र कवि है, महाकवि भूषण एकमात्र कवि जिन्होंने वीर रस को अपनाया है। अगर आप मध्यकाल के रीतिकालीन समय को अगर देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम श्रृंगार रस की रचनाएं मिलेंगी, जिनमें आपने केशवदास बिहारी का नाम सुना होगा, आदि कवियों का नाम सुना होगा जिन्होंने श्रृंगार रस पे रचनाएं रची है। लेकिन मध्यकाल में रीतिकालीन जो कवि हुए हैं जिनमें महाकवि भूषण हुए, इन्होंने श्रृंगार रस की अपेक्षा इन्होंने वीर रस को अपनाया है। इनका जो वास्तविक नाम है वो पतिराम या फिर घनश्याम, कई किताबों में या इनकी रचनाओं में इनका नाम, वास्तविक जो नाम है, कई जगह पतिराम मिलता है या कई जगह घनश्याम लिखा मिलता है, परंतु एक्चुअली इनका जो नाम है वो महाकवि भूषण की उपाधि इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है कि इन्हें इनके वास्तविक नाम से बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इनके जो उपाधि है महाकवि भूषण के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। ये वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। महाकवि जो भूषण है ये वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने अपनी आम बोलचाल की जो भाषा है, इनकी जो मातृभाषा है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने ब्रज प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा है ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं इनमें अलंकारों और छंदों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी रचनाओं में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। और इनका जो छंद है इन्होंने कवित्व छंद का प्रयोग किया है। इनकी जो रचना है इसे गाया जा सकता है। इन्होंने अधिकतर शिवाजी और छत्रसाल के ऊपर इन्होंने रचनाएं रची है, क्योंकि शिवाजी और छत्रसाल महाराज जो थे इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। अर्थात ये अधिकतर समय जो इनके दरबार में जो इनका गुजरा है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल के दरबार में इनका समय अधिकतर गुजरा है। अब भूषण की उपाधि, महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट के महाराज सोलंकी राजा रुद्रदेव से प्राप्त हुई है। चित्रकूट के महाराज, चित्रकूट जो कि छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है, तो चित्रकूट के महाराज सोलंकी राजा रुद्रदेव से प्राप्त हुई थी। चित्रकूट जो है ये यूपी एमपी बॉर्डर पे चित्रकूट जो है ये पाया जाता है, वो स्थान पाया जाता है जहां पे सोलंकी राजा रुद्रदेव द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो कि उपाधि काफी प्रसिद्ध हो गई। इनकी रचनाओं को याद रखने की कुछ ट्रिक है और इनकी रचनाएं काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इनकी रचनाओं को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो कि इनके खुद की रचनाओं में मिलती है। भूषण दूषण सिवा हजारा, भूषण दूषण सिवा हजारा, छत्रसाल शिवराज सहारा। भूषण दूषण सिवा हजारा, छत्रसाल शिवराज सहारा। इन्हीं रचना में, इस रचना में या इन दो लाइनों में,
इन दो पंक्तियों में आपको इनकी सारी रचनाओं के नाम मिल जाएंगे। देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं। अब भूषण से आप याद रखिएगा, भूषण उल्लास इनकी एक सुप्रसिद्ध रचना है। दूषण से आप रखेंगे दूषण उल्लास, जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना है। शिवा हजारा, शिवा बावनी, आप जो शिवा सौर्य पढ़ने वाले, ये शिवा बावनी से लिया गया है, जो कि शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई एक रचना है। भूषण हजार, भूषण हजार भी इनकी एक रचना है। छत्रसाल दशक, आप छत्रसाल सौर्य पढ़ने वाले हो इस कविता में, तो जो छत्रसाल सौर्य लिया गया है छत्रसाल दशक अर्थात छत्रसाल महाराज के ऊपर लिखी हुई रचनाओं पर बताया गया है। शिवराज भूषण, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रचना है। तो ये महाकवि भूषण की कुछ महत्वपूर्ण रचना है। इनका जो निधन है सन 1715 ईस्वी में हो गया था। स्टूडेंट्स, शिवा सौर्य, सौर्य गाथा के शिवा सौर्य जो उनकी जो रचना है, उनकी जो पद है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 4 अंक के लिए ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रथम पद हम देखते हैं कैसा है। देखिए प्रथम पद जो है, महाकवि भूषण ने शिवाजी, शिवा सौर्य अर्थात शिवाजी के बारे में, उन्होंने शिवाजी की सेना के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नदमद गैबरन के रलत है। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। साजी चतुरंग सेन, साजी अर्थात सजाकर, चतुरंग सेन अर्थात सेना के 4 अंग, जिसमें हाथी पर सवार सेना, घोड़े पर सवार सेना, रथ पे सवार सेना और पैदल सेना, ये चतुरंग सेना कहलाती है। तो साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज की जो चतुरंगी सेना है, चतुरंगिनी सेना जो है वो इस प्रकार से सजी हुई है कि वो अंग में अपने उमंग धारण करके, अपने अंग में जोश भर के, अपनी भुजाओं में जोश भर के शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। जो छत्रपति शिवाजी जो है वो अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अपने जोश भर के वो जंग अर्थात युद्ध जीतन चलते हैं, अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर, उनको सजाकर। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण जी कहते हैं कि जब शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना है जो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ी है, तो उस समय नगाड़ों के, नगारन के अर्थात नगाड़ों के, बिहद अर्थात बेहद अर्थात भीषण या तीक्ष्ण, नाद अर्थात स्वर या फिर ध्वनि गूंज रही है, अर्थात नगाड़ों की तीव्र ध्वनि या फिर भीषण स्वर सुनाई दे रहा है। नदी नद मद गैबरन के रलत है। गैबरन अर्थात होता है हाथी। तो हाथी जब चलती है, हाथी पे सवार जो सेना है उनकी चतुर्मुखी सेना में से एक सेना है, सो हाथी जब चलते हैं, जब युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे, जब जाते हैं, तो नगाड़ों के भीषण स्वर से उनके कानों से एक प्रकार का द्रव बाहर निकलता है, जो कि नदी नालों के प्रवाह के समान उस उनके कानों से निकला हुआ द्रव प्रतीत होता है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल फेल सेल उस लत है। तारा सोतरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। देखिएगा इसका अनुवाद क्या होता है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, एल फेल अर्थात कोलाहल शोरगुल, एल फेल अर्थात कोलाहल जो होता है शोरगुल, उच्च ध्वनि तीव्र ध्वनि जो होती है। खेल भेल अर्थात समूह की जो भीड़ है, समूह की जो ध्वनि अर्थात जो सैनिक जो है उनकी जो समूह है। खेल भेल खलक में गेल गेल, खलक अर्थात होता है विश्व संसार, उसमें गेल गेल अर्थात गली गली। तो जब शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना है जब युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही है, तो उनकी सेना जब चल रही है, युद्ध भूमि में चल रही है, तो उनके जो भीड़ भाड़ है, उनका जो समूह है, सैनिकों का जो समूह है, उनके जो शोरगुल है, उनका जो जोश है, उनके जो जयकारे जो लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि संसार के प्रत्येक गली में उनका स्वर गूंज रहा है, उनकी संसार के प्रत्येक गली गली में उनकी विजय गाथा का स्वर गूंज रहा है। गजन की ढेल पेल खेल उसलत है। गजन अर्थात हाथी, हाथियों की जो ठेल पेल, जब हाथी युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही है, हाथी पर सवार जो सेना है युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही है, जब वो आगे बढ़ती है तो आपस में जब टकराते हुए एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो हाथियों की जो सेना है जब वो आपस में टकराते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई पर्वत
कोई पर्वत अपने जड़ से उखड़कर धराशायी हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब जब हाथी जब चलते हैं युद्ध भूमि की ओर, जब आपस में टकराते हुए हाथियों की जो झुंड है, उनकी जो भीड़ है, जो युद्ध भूमि में जब एक दूसरे को टकराते हुए, टक्कर लगाते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं युद्ध भूमि की ओर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई पर्वत जड़ से उखड़कर और धराशायी हो गया। तारा सु तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। तारा सु तरनी धुरी धारा में लगत जिमी। देखिए, जब शिवाजी की जो चतुर्वेदी सेना है जब युद्ध भूमि में चल रही है, तो उनके चलने से, उनके कदम ताल से जब वो जमीन पर प्रहार कर रहे हैं, तो उनकी जो कदम ताल से जो आकाश है उसमें धूल छा गई है, आकाश में धूल छा गई है। उस वजह से जो तरनी अर्थात होता है सूर्य, सूरज जो है वो तारा के समान प्रतीत हो रहा है। उस धूल में, आकाश में जो धूल छा गई है, उससे जो बड़ा सा सूर्य नजर आ रहा था वो एक तारे के समान प्रतीत हो रहा है। थारा पर पारा पारा पारावार यो हलत है। थारा अर्थ होता है थाली, थारा अर्थात थाली, पारा मरक्यूरी जिसे हम कहते हैं, पारावार यो हलत है। देखिएगा, जब शिवाजी की चतुर्वेदी सेना है जब युद्ध भूमि में जा रही है, तो अपने जो कदम ताल से वो आगे बढ़ रही है, जब वो जमीन पर, भूमि पर जब वो प्रहार करते हैं अपने कदमों से, सो उस प्रकार धरती हिल रही है, धरती का इस प्रकार कंपन हो रहा है कि जैसे मानो उनके जो कदम ताल से जब वो प्रहार कर रहे हैं, तो समुद्र जैसे हिलता है, वैसे ही थाली में पड़ा हुआ जो पारा जैसे हिलता है। थाली में अगर किसी पारे को अगर रख दिया जाए, मरक्यूरी को अगर रख दिया जाए, तो हिलने लगता है। उसी प्रकार सैनिकों की, छत्रपति शिवाजी की चतुर्वेदी सेना की जो सैनिक है जब वो प्रहार करते हैं अपनी कदम ताल से, तो पूरा समुद्र जो है जो उस प्रकार हिलने लगता है। इस तरह से इस रचनाओं में बताया गया है महाकवि भूषण ने। इसका ये व्याख्या थी 4 पंक्तियों की। तो इसका संदर्भ किस तरह बनेगा विद्यार्थियों, इसका संदर्भ किस तरह बनेगा? तो संदर्भ कुछ इस तरह से रहेगा कि प्रस्तुत कविता वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि भूषण, महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य से। शिवा शौर्य बच्चों, शिवा शौर्य जो है ये शिवा बावनी से लिया गया, जो महाकवि भूषण की एक सुप्रसिद्ध रचना है। तो उसका एक पार्ट है, छोटा सा एक भाग है, शिवा शौर्य से अवतरित है। ये जो हमने प्रस्तुत पंक्तियां जो पढ़ी है बच्चों, ये शिवा शौर्य जो कि शिवा बावनी से लिया गया है, उसकी एक 4 पंक्तियां, छोटी सी पंक्तियां हैं, तो उससे अवतरित है। और इसे कवि सुप्रसिद्ध महाकवि जो है भूषण जी है। प्रसंग, अब बच्चों प्रसंग क्या होता है? तो प्रसंग इस कविता में जो बताया गया है वही इसका प्रसंग हो जाता है। तो इसे प्रसंग किस तरह होगा कि इस कविता में कवि भूषण जी ने, महाकवि भूषण जी ने शिवाजी की चतुरंगिनी सेना अर्थात हाथी पर सवार सेना, घोड़े पर सवार सेना या अश्व पर सवार सेना हम कह सकते हैं, और रथ पर सवार सेना और पैदल सेना, उसे हमें चतुरंगिनी सेना कहा गया। और इनमें भी विशेषकर गज सेना अर्थात हाथी पर सवार जो सेना है, उसके युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान जब वो कर रही है, तो उस पर होने वाली जो हलचल है उसके बारे में वर्णन किया गया है इसमें। अब इसमें विशेष क्या क्या है विद्यार्थियों? तो विशेष पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि विशेष भी लिखना महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो विशेष, अब देखिएगा बच्चों, ये प्रस्तुत जो पंक्तियां है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात जब बड़ा चढ़ाकर किसी विषय वस्तु का अगर जब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसमें बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है शिवाजी महाराज की चतुर्वेदी सेना के बारे में, विशेषकर गज पर सवार सेना के बारे में। तो इस पे अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है महाकवि भूषण द्वारा। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। उपमा अलंकार, अब बच्चों उपमा अलंकार कहां है? तो आप देखिएगा ध्यानपूर्वक कि उपमा अलंकार देखिए, तारा सु तरनी अर्थात जो सूरज है उसकी तुलना तारे के समान की गई है। अर्थात जब उनकी चतुर्वेदी सेना के कदम ताल से जब धूल उड़ जाती है, युद्ध भूमि में जब धूल उड़ जाती है, तो आसमान में धूल ही धूल छा जाती है, पूरे आकाश में धूल छा जाती है, तो उससे सूरज जो है वो एक तारे के समान प्रतीत होता है, छोटा सा। इसलिए यहां पे उपमा अलंकार यानी कि सूरज को तारे की उपमा दी गई है। तो यहां उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। वीर रस, पूरी कविता जोश से भरी हुई है, तो यहां पे वीर रस उत्साह से भरी हुई है, तो यहां वीर रस का प्रयोग किया है महाकवि भूषण ने, जो कि वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि है। ब्रज भाषा, इन्होंने अपनी मातृभाषा ब्रज भाषा जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया विद्यार्थियों इसमें। और ये कवित्व छंद है अर्थात इसे गाया जा सकता है। ये पूरी जो कविता है, पूरी जो पंक्तियां है, इसे गाया जा सकता है। तो यहां कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है विद्यार्थी। स्टूडेंट्स, अन्य महत्वपूर्ण 4 पंक्तियां हैं जो शिवा शौर्य से ली गई है,
वो कुछ इस प्रकार है, बहुत ही प्रमुख है और 4 अंक के लिए ये एग्जाम में पूछी जाती है। छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान, छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान, मुश्किल होत मूर्छानहु की ओष्ट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषिन पे बीरन ले जोट में। अर्थात इसका अनुवाद देखिएगा, छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान, जब शत्रु पक्ष जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब सेना जब युद्ध लड़ रही है, उस समय शत्रु पक्ष की ओर से तोप, बंदूक की गोलियां और कोकबान, एक विशेष प्रकार की ध्वनि करने वाला जो तीर है उसे हम कोकबान कहते हैं, तो उसकी अत्यधिक तीव्र बौछारें हो रही है। शत्रु पक्ष की ओर से अत्यंत तीव्र बौछारें हो रही है, तोपों से, गोली से और एक विशेष प्रकार की ध्वनि करने वाला कोकबान से। मुश्किल होत मूर्छानहु की ओष्ठ में, तो जब शत्रु पक्ष की ओर से इतनी तीव्र बौछारें, तीरों की, तोपों की और बंदूक की गोलियों की इतनी तीव्र बौछारें हो रही है, तो मूर्छानों की ओष्ठ में, मुश्किल हो तो मूर्छानों की ओष्ठ में, अर्थात मोर्चाबंदी के आड़ में भी प्राणों की रक्षा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा महाकवि भूषण जी कह रहे हैं कि जब शत्रु पक्ष की ओर से जब भीषण तोप, बंदूक की गोली और कोकबान की जब बौछारें हो रही है, तो मोर्चाबंदी के आड़ में भी अपने प्राणों की रक्षा कर पाना छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इतने में शिवाजी महाराज अपनी जो मराठा सेना है उसको उसमें हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं और उनमें एक जोश भरते हैं, और वो जोश भरने के कारण उनके जो सेना है, चतुरंगनी सेना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना, उसमें इतना जोश आ जाता है कि वो शत्रु पक्ष की ओर इतना प्रबल प्रत्याक्रमण करते हैं, इतना प्रबल उनपे आक्रमण करते हैं कि वो खुद ही कह पड़ते हैं, शत्रुपक्ष का जो समूह है वो खुद कह पड़ता है कि हे छत्रपति शिवाजी महाराज, आप में इतनी हिम्मत, इतना साहस कहां से आ गया है? आपकी सेना में, आपकी सेना जो चतुरंगी सेना, उसमें इतना साहस, इतनी हिम्मत कहां से आ गई है कि इतनी बहादुर से लड़ रहे हैं कि उन योद्धा में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, उन योद्धाओं में भी आपकी प्रतिष्ठा अभी भी बढ़ गई है। आपके जो सैनिक है, आपके जो चतुर्वेदी सेना के जो सैनिक है, वो मूंछों पे ताव दे देकर कंगरन पे पांव दे देकर, कंगरन अर्थात जो शत्रु पक्ष का जो किला है, उनमें इतना जोश आ गया, इतना प्रबल आक्रमण किया उनने कि वो उनके शत्रु पक्ष के किले तक पहुंच गए और अपने मूंछों को ताव देकर कंगरन पे पांव, अर्थात जो शत्रु पक्ष का जो किला है उसकी दीवारों पर पैर रखकर घाव दे अरि मुख, और शत्रु पक्ष की जो सेना है उनके मुख को घाव दे देकर उनके किले में कूद पड़े। अर्थात भूषण भनत तेरी हिम्मती कहां लो कहो कहा, अर्थात कह रहे हैं, भूषण जी कह रहे हैं कि शत्रु पक्ष स्वयं खुद कह रहा है कि हे छत्रपति शिवाजी महाराज, आपकी सेना में इतनी हिम्मत कहां से आ गई है, इतना जोश, इतना साहस कहां से आ गया है कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो योद्धा है उनमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रतिष्ठित बने हुए हैं, और आपकी जो सेना है वो मूंछों पे ताव दे देकर शत्रु पक्ष के जो किले की जो दीवार है, कंगरन पे पांव देकर, जिन्हें कंगरन कहा गया है, उसे पांव देकर और शत्रु पक्ष के जो सैनिकों के गलों पर घाव देकर, अर्थात उनका नाश करते, उनका सर्वनाश करते हुए वो आगे बढ़ रही है और किले में कूद पड़े हैं। स्टूडेंट्स, ये इनकी व्याख्या है। कुछ और संदर्भ जिसे हमने पहले जो पढ़ा था कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी मकरंद के पाठ 6 स्वर गाथा के सिवा स्वर से अवतरित है, जिसके कवि जो है वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि महाकवि भूषण जी है। प्रसंग इसमें क्या बनेगा स्टूडेंट? तो ये 4 पंक्तियां जो है इसमें प्रसंग है इस प्रकार कि इसमें शिवाजी की जो सेना है, उनके युद्ध पराक्रम, उनके युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। सो इन पंक्तियों में शिवाजी की विशाल बलशाली सेना के सैनिकों की वीरता और उनके साहस का वर्णन किया गया है, सैनिकों की वीरता और उनके साहस का वर्णन किया गया है। अब इसमें विशेष क्या क्या है स्टूडेंट्स? तो इसमें कुछ विशेष है जो इन पंक्तियों को खास बनाते हैं। पहली बात तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात किसी भी विषय वस्तु का जब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। वीर रस का प्रयोग है, पूरी जो पंक्तियां है ये जोश से भरने वाली है, उत्साह से भरने वाली है, तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग हुआ है।
महाकवि भूषण द्वारा ब्रज भाषा, सामान्य बोलचाल की जो भाषा है, जो कि उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रदेश में बोली जाने वाली जो ब्रज भाषा है, उसका प्रयोग किया गया है महाकवि भूषण द्वारा। कवित्व छंद है, अर्थात इसे गाया जा सकता है, कविताओं के रूप में लिखा गया है। स्टूडेंट्स, शौर्य गाथा जो महाकवि भूषण द्वारा रचित एक कविता है, उसका जो तृतीय पंक्तियां है जो कि छत्रसाल शौर्य से ली गई है, छत्रसाल महाराज के ऊपर आधारित है, इनके ऊपर लिखी गई रचना है महाकवि भूषण की। सो इस प्रकार है, निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रिजावे दे दे मुंडन के माल को। देखिएगा इसका अनुवाद किस तरह से, निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। महाकवि भूषण कहते हैं कि जब छत्रसाल महाराज जब युद्ध भूमि में जाते, जब युद्ध करने के लिए जाते, तो उनकी जो तलवार है जब अपने मयान से जब निकलती है, तो मयान अर्थात तलवार की जो खोल होती है जिसमें तलवार रखी जाती है, उसे मयान कहते हैं। तो जब तलवार, छत्रसाल महाराज की जो तलवार है अर्थात उनकी जो बर्ची है, जब वो अपने मयान से निकलती है, तो उसकी जो चमक है, मयूखे अर्थात जो चमक होता है, तो मयूखे अर्थात चमक, जो उनकी तलवार की जो चमक है वो प्रलय भानु कैसी, तो सूर्य के समान तेज ज्वाला, सूर्य के प्रलय के समान जो ज्वाला, महाज्वाला बिखेरने वाली नजर आती है। ऐसी प्रतीत होती है कि जो छत्रसाल महाराज की जो तलवार है, उनकी जो चमक है वो सूर्य के समान महाज्वाला, सूर्य की महाज्वाला के समान प्रतीत होती है, जो कि फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, अर्थात गयंदन अर्थात शत्रु, तो शत्रु का जो अंधकार, तमतोम, तम मतलब होता है अंधकार, तो जो अंधकार रूपी जो ज्वाल है, क्या बोलते हैं, जाल है, शत्रु का जो अंधकार रूपी जो जाल है उसे चीर कर रख देती है। अर्थात छत्रसाल महाराज की जो तलवार है उसकी चमक कुछ इस तरह से प्रलय भानु सूर्य की महाज्वाला के समान है, जो कि शत्रुओं के अंधकार रूपी जाल को चीर कर रख देती है। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनी सिंह, अर्थात छत्रसाल महाराज की जो तलवार है वो एक नागिन के समान प्रतीत होती है, जो शत्रुओं के गले को काटते हुए आगे चलती जाती है, गले में लपेट कर शत्रु पक्ष के सैनिकों को गले में लपेट कर उनका वध कर देती है, उनका सिर धड़ से अलग कर देती है। इस तरह से उनकी जो तलवार है उसकी तुलना नागिन के साथ की गई है, नागिन सी। रुद्र ही रिझावे द्वेदे मुंडन के माल को, अर्थात वो इस तरह से शत्रु पक्ष के गले को काट रही है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो महादेव के, रुद्र ही अर्थात महादेव के जो गलों में जो मुंडों की जो माल होती है उसको रिझा रही हो, इस तरह से वो प्रतीत होती है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, महाकवि भूषण कह रहे हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहा लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी कालिका सी किल की कलेहू देती काल को। देखिएगा इसका अनुवाद क्या होता है। लाल क्षितिपाल ये छत्रसाल महाराज की उपाधि, उन्हें महाराजा धीराज से उपाधि से नवाजा गया है, उन्हें लाल क्षितिपाल भी कहा जाता है। तो महाराजा धीराज छत्रसाल जो महाबाहुबली है उनकी प्रशंसा कहां तक की जाए, उनकी वीरता का बखान कहां तक की जाए, उनकी प्रशंसा का बखान कहां तक किया जाए। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी, अर्थात जो उनकी बहादुर जो सेना है, छत्रसाल महाराज की जो बहादुर सेना है उनकी बखान कहां तक किया जाए, महाराज छत्रसाल का बखान कहां तक किया जाए कि वो जिस प्रकार से युद्ध लड़ रहे युद्ध भूमि में, मानो उनकी जो तलवारें हैं वो कालिका सी किलकी कलेहू देती काल को, अर्थात उनकी जो तलवारें हैं वो कालिका सी अर्थात माता जो काली है उसके समान किलकारी लगाते हुए वो काल को अर्थात महाकाल को भेंट दे रही हो। इस तरह से इसका अनुवाद है। इसका संदर्भ कैसे बनेगा विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। संदर्भ इसका इस तरह से रहेगा, क्योंकि हम छत्रसाल शौर्य पढ़ रहे हैं, हम छत्रसाल महाराज की पंक्तियों उनके ऊपर आधारित पंक्तियां पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियां वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल शौर्य से लिया गया है। अब ये जो छत्रसाल शौर्य विद्यार्थियों, ये छत्रसाल दशक जो कि महाकवि भूषण की एक रचना है उससे लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियां वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल शौर्य से लिया गया है। प्रसंग, अब इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें कवि ने कई उपमाओं से
छत्रसाल की तलवार, छत्रसाल महाराज की जो तलवार है उसकी शक्ति को व्यक्त किया है। छत्रसाल महाराज की जो तलवार की जो शक्ति है उसको व्यक्त किया गया इन प्रस्तुत पंक्तियों में। व्याख्या आप देख चुके हैं विद्यार्थियों, और इसका विशेष किस तरह से होगा। पूरी पंक्तियां जो है इसमें वीर रस की कविता है। पूरी पंक्तियां जो वीर रस से प्रेरित है, अर्थात इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, अर्थात एक ही वर्ण का जब बार बार प्रयोग किया गया वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप देखेगा यहाँ पे कटक कटिले केते काटी काटी काली कासी किलकी कलेहु दिति काल को, अर्थात यहाँ पे क का वर्ण का प्रयोग बहुतायत में हुआ है, अर्थात बार बार प्रयोग हुआ है। जब एक ही वर्ण का जब बार बार प्रयोग होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। उपमा अलंकार अर्थात जो उनकी जो तलवार है, तलवार को कई उपमाओं से नवाजा गया है, उनसे कई उपमाओं से उपमाएं दी गई है तलवार को। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण की जो भाषा है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवित छंद है, अर्थात इसे गाया जा सकता है, कविताओं में लिखा गया है। स्टूडेंट्स, चौथा और अंतिम कविता है इस पाठ की, वो है छत्रसाल शौर्य से अवतरित है। इसमें हमें बताया गया है चौथी पंक्तियों में छत्रसाल महाराज की तलवार के बारे में, उसकी बर्छी के बारे में। देखिएगा, भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगी सी, भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, पेरी पार जात परवाह ज्यो जलन के। देखिएगा क्या इसका अनुवाद है। भुज भुजगेश की वे संगिनी, भुज भुजगेश, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल महाराज की जो भुजाएं हैं, भुज भुजगेश अर्थात भुजाओं रूपी जो शेषनाग है, भुजाओं रूपी जो नाग है अर्थात शेषनाग है, उनकी जो भुजाएं वो शेषनाग के समान है। और उसकी जो शेषनाग की जो संगिनी, उनकी जो साथिन है, अर्थात उनकी जो भुजाओं की जो साथिन है अर्थात तलवार, उनकी बर्छी, भुजंगिनी सी, वो एक नागिन के समान, खेदी खेदी यानी कि खोज खोज कर या चुन चुन कर, खाती दिय दारुण दलन के, अर्थात शत्रु पक्ष को किसी जो सेना है उनकी जो भुजाएं है और उनकी भुजाओं में जो तलवारें हैं, इसकी उपमा नागिन के साथ की गई है, शेषनाग की संगिनी नागिन के साथ की गई है। तो उनकी जो बर्छी है, उनकी जो तलवार है, वो शत्रु पक्ष को खोज खोज कर चुन चुन कर वह दीर्घ या और भयंकर तरीके से उन्हें ढूंढ कर उन्हें कुचल देती है, अर्थात उनका सर्वनाश कर देती है। बख्तर पाकरन बीच धसी जाती मीन, जिस प्रकार तलवार छत्रसाल महाराज की जो तलवार है, उनकी जो बर्छी है, वो शत्रु पक्ष का जो बख्तर है, बख्तर अच्छा उनको जो कवच रहता है, जो कवच को इस प्रकार से वो चीर कर चली जाती है। पाखरन बीच, पाखरन मतलब जाली, हाथी पर जो जाली होती है युद्ध में जब जाली कवच की तरह रहती है, उसमें भी इस तरह से घुस जाती है, मानो जैसे कोई मछली, मीन अर्थात जो कोई मछली है वो पेरी पार जात प्रवाह ज्यो जलन के, अर्थात पानी में जब तीव्र प्रवाह से अगर कोई पानी जा रहा हो उसमें मछली कैसे चीर के पार चली जाती है, अंदर घुस जाती है, उसी प्रकार छत्रसाल महाराज की जो बर्छी है, उनकी जो तलवार है, वो इस तरह से शत्रु पक्ष के सीने में, अर्थात उनके जो कवच जो पहना है उनने, और जो हाथी पर उनकी जो जाली है, पाखरन है, उसको इस प्रकार से चीर देती है जैसे मानो कोई मछली किसी तीव्र प्रवाह को, किसी नदी के किसी तीव्र प्रवाह को चीर कर भीतर चली जाती है। रैयाराव चंपती के छत्रसाल महाराज, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल महाराजाधिराज छत्रसाल महाराज की वीरता की प्रशंसा कहां तक की जा सके, उनका बखान कोई कर ही नहीं सकता, उनके बल का कोई बखान कर ही नहीं सकता। भूषण जी कहते हैं, भूषण सके करी बखान को बलन के, अर्थात उनकी वीरता की तुलना कहां तक की जाए, ये कर पाना कम पड़ जाएगा, इतना उनके बारे में प्रशंसा है, इतना उनका बखान किया गया है कि भूषण जी कह रहे हैं कि इनकी प्रशंसा कर पाना कम पड़ जाएगा। पर्ची पर छीने ऐसे परे, पर छीन वीर तेरी बर्छी ने बर छीने है खलन के। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि जो छत्रसाल महाराज की जो तलवार है, उन्होंने शत्रु पक्ष के सिर को या उनके हाथ पैर को इस तरह से काट के रख दिया है, मानो जैसे कोई शत्रु पक्ष के अगर हाथ पैर या फिर उनका जो गर्दन काट दिया तो छटपटाते हैं, जिस प्रकार अगर किसी पक्षी के अगर उसके पर काट दिए जाए तो उस प्रकार से छटपटा लगता है, उसी प्रकार से महाकवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल महाराज की जो तलवार है वो इस प्रकार से इनके गलों को काट रही है, दुश्मन पक्ष के जो शत्रु पक्ष के जो गलों को इस तरह से काट रही है जैसे कोई पक्षी के जो पर काट दिए जाते हैं तो वो छटपटाता है, वैसे छटपटा रहे हैं शत्रु पक्ष की सेना। तेरी बर्छी ने बर छीने है खलन के, अर्थात खलन मतलब होता है दुष्टों के और बर मतलब होता है प्राण। तो आप
आपकी जो बर्ची है, छत्रसाल महाराज की जो बर्ची है, उन्होंने इस प्रकार से दुष्टों के अर्थात शत्रु पक्ष के सैनिकों के इस प्रकार से उनके प्राण छीने हैं। इसकी ये व्याख्या होगी विद्यार्थियों। संदर्भ और प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 शौर्य गाथा से अवतरित है और शौर्य गाथा के छत्रसाल शौर्य से लिया गया है ऐसे, और इसके कवि महाकवि भूषण जी हैं। प्रसंग, इसमें छत्रसाल महाराज की शौर्यता, उनके युद्ध पराक्रम के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें विशेष क्या क्या होगा, देखिए इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे कि भुज भुजगेश अर्थात उनकी जो भुजाएं, छत्रसाल महाराज की जो भुजाएं, उनकी तुलना भुज भुजगेश अर्थात उनकी भुजाओं को शेषनाग के समान उनको उपमा दी गई है, उनकी भुजाओं की उपमा शेषनाग से की गई है, और कि वे संगिनी भुजंगी से अर्थात जो उनकी भुजाओं में जो तलवार है, उनकी जो बर्छी है, उसकी तुलना शेषनाग के संगिनी अर्थात भुजाओं की जो संगिनी है तलवार, भुजाओं में तलवार रहती है, तो तलवार के साथ उनकी तुलना की गई नागिन की, भुजंगी से अर्थात नागिन की, यानी कि शेषनाग की जो संगिनी होंगी नागिन, उसकी तुलना की गई तलवार से, उनकी बर्छी से। सो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का, जैसे खेदी खेदी, भुजंगी सी, दारुण दलन, ऐसे इसमें आपको जब एक ही वर्ण का 2 बार प्रयोग किया जाता है या बार-बार प्रयोग किया जाता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। सो एक ही वर्ण का जब बार-बार प्रयोग किया जाए वो अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी प्रत्येक पंक्तियों में किया गया है। वीर रस का प्रयोग है, पूरी कविता वीर रस यानी कि उत्साह से भरी हुई है कविता। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि स्वाभाविक उनकी मातृभाषा है, महाकवि भूषण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवित्व छंद है, कविताओं में लिखा गया, इसे गाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले पाठ 6 शौर्य गाथा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको जरूर ध्यान देना होगा। इन प्रश्नों पे ये एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। सो पहला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा गया? ये बोर्ड परीक्षाओं में लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक के लिए पूछा जाता है, और ये प्रत्येक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किस प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा गया है। सो आपने पूरा पाठ, पूरी कविता आपने पढ़ी है, तो आप इजीली इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए पूछा जाता है बच्चों। तो यह प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, सो छत्रसाल की बर्छी की विशेषता लिखिए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पूरे पाठ में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। ये कोई प्रश्न आए ना आए, पूरे पाठ से कोई प्रश्न आए ना आए, लेकिन ये प्रश्न आने का गारंटी 99% रहता है कि छत्रसाल की बर्छी की विशेषता लिखिए। सो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 अंक के लिए पूछा जाता है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार को प्रलयकारी सूर्य के समान क्यों कहा गया है? सो ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, छत्रसाल की बर्छी की विशेषता लिखे, ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न को आपको करना अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विद्यास्थली सर। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले अधिक वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करिए। आपको हमारे YouTube की जो वीडियोस हम जो अपलोड करेंगे आने वाले समय में, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा।